किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। 75% यूरिया उत्पादन की नीम कोटिंग करने के आदेश, मंडी परिषद उठाएगा गेहूं उतराई और सफाई का खर्च। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को आरबीआई की ओर से राहत देने की पहल। प्रदेश में तिलहन संकट गहराने की संभावना से निपटने के प्रयास तेज। फसल अवशेषों से तैयार किया जा सकता है जैव ईंधन। और अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घरेलू उर्वरक कंपनियों को अपने यूरिया उत्पादन के कम से कम 75% हिस्से की नीम कोटिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है। इस कदम से हर साल सब्सिडी के रूप में 5,600 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। यह कदम यूरिया की अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के मकसद से उठाया गया है। इसकी वजह से खेती की उर्वरता के साथ कुल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यूरिया बनाने वाली घरेलू कंपनियों के उर्वरक मंत्रालय ने नोटिस भेजकर फैसले का अनुपालन करने को कहा है। उर्वरक मंत्री के अनुसार नीम की परत चढ़ी यूरिया के इस्तेमाल के साथ उपज 15 से 20% तक बढ़ेगी, जबकि यूरिया का इस्तेमाल 15 से 20% तक घट जाएगा। इस वर्ष जनवरी में सरकार ने यूरिया की नीम कोटिंग पर सीमा को हटा लिया था। साथ ही उर्वरक कंपनियों को अपने 100% यूरिया उत्पादन की नीम कोटिंग की अनुमति दी थी। 2 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद में इस बार किसानों से उतराई और सफाई खर्च नहीं वसूला जाएगा, बल्कि इस खर्च का भुगतान मंडी परिषद करेगा। खरीद केंद्रों पर उत्पीड़न व किसी भी प्रकार की कठिनाई की शिकायत टोल फ्री दर्ज कराने की सुविधा भी रहेगी। क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए बैठने, पेयजल, छाया, पार्किंग और प्रकाश जैसी व्यवस्थाएं भी मंडी परिषद को ही करनी होंगी। गेहूं की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे द्वारा कराने के अलावा सभी मापक यंत्र और सफाई के लिए जाली वाला चलना भी मंडी परिषद उपलब्ध कराएगा। केंद्रों पर समर्थन मूल्य, गुणवत्ता के मानक, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन, संबद्ध गांवों की सूची व केंद्र प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। खाद्य आयुक्त ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश में 5,000 क्रय केंद्र 15 जून तक चलाए जाएंगे। खरीद में लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपदा प्रभावित इलाकों में कर्ज लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए मौजूदा नियमों में कुछ अहम बदलाव करने का ऐलान किया है। इसके तहत कम अवधि का कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष तक की जा सकती है। मौजूदा नियम के मुताबिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों के बकाये कर्ज को 3 से 5 वर्ष के भीतर चुकाने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। आरबीआई ने कहा कि यदि स्थिति बहुत ही खराब है तो पुनर्भुगतान की अवधि 10 वर्ष तक की जा सकती है। आरबीआई ने बैंकों को ये भी आजादी दी है कि वे आपदा प्रभावित किसानों को 10,000 रुपए तक की राशि का नया कर्ज बगैर किसी बंधक के भी दे सकते हैं। इस राशि को स्थानीय प्रशासन व सरकार के साथ विचार विमर्श कर बढ़ाया भी जा सकता है। इससे न सिर्फ किसानों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे धंधे करने वालों को ज्यादा फायदा मिलेगा। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे अपनी तरफ से कर्ज देने की प्रक्रिया को उदार बनाने का फैसला कर सकते हैं। प्रदेश के किसानों द्वारा नकारी जा चुकी सूरजमुखी की खेती को इस सीजन में फिर से करने की तैयारी है। इस अभियान के लिए प्रदेश के 41 जिले चयनित किए गए हैं, जिनमें 4,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सूरजमुखी की खेती करने के लिए किसानों को राजी किया जाएगा। प्रदेश में वर्षा व ओलावृष्टि से सरसों की खेती खराब होने की वजह से तिलहन संकट गहराने की उम्मीद है, जिसकी भरपाई के लिए सूरजमुखी के साथ साथ ग्रीष्मकालीन मूंगफली उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने 90,000 हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके पहले प्रदेश की 75,035 हेक्टेयर भूमि में इसकी बुवाई होती रही है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जायद की फसलों के लिए प्रमाणित बीजों, कृषि रक्षा रसायनों से लेकर कृषि यंत्रों पर अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। जीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर और पंप सेट की कीमत का 50% तक अनुदान प्रदान करने की योजना है। संयुक्त निदेशक के अनुसार आलू उत्पादन क्षेत्र में तिलहन व दलहन की पैदावार बढ़ाने की तैयारी है ताकि किसानों के नुकसान की भरपाई हो सके। भविष्य में फसल अवशेषों से मोटर कार व अन्य वाहन चलाए जा सकेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूसा, लकड़ी का बुरादा और मक्का के अवशेषों से पर्यावरण के अनुकूल जैव ईंधन तैयार किए जा सकते हैं, जिसके उपयोग से वाहन चलाए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के शोधकर्ताओं ने 5 ऐसे ईस्ट का पता लगाया है जो कृषि अवशेषों को अल्कोहल आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल में परिवर्तित करने में सक्षम है। कृषि जनित कचरे से प्रति वर्ष 400 अरब लीटर से ज्यादा बायो इथेनॉल बनाया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने भूसे से जैव ईंधन बनाने की मौजूदा प्रक्रिया को जटिल और अपर्याप्त करार दिया है, क्योंकि इसके तहत ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए उच्च तापमान और अम्लीय परिस्थितियां अनिवार्य होती हैं। इस प्रक्रिया से कचरा यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, जो ईस्ट के लिए जहरीला होता है, लिहाजा किण्वन मुश्किल हो जाता है। आइए अब जानकारी ले लेते हैं कृषि भौतिक संभाग के कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। गेहूं की खड़ी फसल की परिपक्वता के अनुसार कटाई, मड़ाई, विपणन अथवा भंडारण का कार्य शीघ्र करें। विलंब से बोए गए गेहूं की फसल में वर्षा की संभावना के मद्देनजर किसान भाई सिंचाई का कार्य रुक कर करें। चूहों द्वारा होने वाले नुकसान से बचाव हेतु 1 भाग जिंक फास्फाइड, 1 भाग सरसों का तेल व 48 भाग भुना हुआ अनाज लेकर लकड़ी की सहायता से मिलाकर कागज की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर खेतों में बिलों के पास रखें। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई सरसों की खड़ी फसल की अतिशीघ्र कटाई करें तथा कटी हुई फसल को ढककर रखें। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों में हरी खाद हेतु पलेवा करें। हरी खाद के लिए ढेंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई की जा सकती है, परंतु बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। मक्के की खेती में निकाई, गुड़ाई का कार्य करें तथा विलंब से बोई गई मक्का में विरलीकरण करें। समय से बोई गई उड़द में निकाई, गुड़ाई एवं विरलीकरण का कार्य करें। मूंग की निर्धारित प्रजातियां जैसे नरेंद्र मूंग 1, मालवीय जागृति, जनप्रिया HUM 18, सम्राट PDM 139, HUM 12 आदि में से किसी एक प्रजाति के बीज की व्यवस्था कर बुआई का कार्य पूरा करें। टमाटर, मिर्च आदि की ग्रीष्मकालीन फसल की तैयार पौध की रुपाई का कार्य शीघ्र पूरा करें। प्याज की खेती में निराई गुड़ाई का कार्य ओट आने पर करें एवं आवश्यकता अनुसार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग उचित नमी में करें। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे करेला, लोबिया, तरोई, लौकी आदि सब्जियों में फल आ रहे हों तो फल छेदक कीट दिखाई देने पर किसान भाई नियंत्रण हेतु नीम ऑयल की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। भिंडी, लौकी, कद्दू, खरबूजा, खीरा एवं तरबूज की निर्धारित प्रजातियों की बुआई का कार्य शीघ्र पूरा करें। केले की खेती में पनधब्बा एवं जड़ सड़न रोग के लक्षण दिखाई दें तो रोकथाम हेतु बाविस्टिन अथवा कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। उड़द मेरठ 5,310 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 5,400 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, बनारस 6,370 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर मेरठ 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 4,800 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली 5,325 रुपए प्रति क्विंटल, बनारस 5,665 रुपए प्रति क्विंटल।
चना मेरठ 3,570 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 3,640 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं मेरठ 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,625 रुपये प्रति क्विंटल। चावल मेरठ 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 2,050 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 2,050 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,990 रुपये प्रति क्विंटल। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो आलू मेरठ 490 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 550 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 460 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 620 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज मेरठ 910 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1,150 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 1,450 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,825 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर मेरठ 900 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 800 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 1,450 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,200 रुपये प्रति क्विंटल। बैंगन मेरठ 550 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1,200 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 1,450 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,000 रुपये प्रति क्विंटल। सेब मेरठ 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 6,470 रुपये प्रति क्विंटल। केला मेरठ 910 रुपये प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1,000 रुपये प्रति क्विंटल, बरेली 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, बनारस 1,640 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ
हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम में से कई ऐसे किसान हैं जिनका व्यवसाय मधुमक्खी पालन है और गर्मियों की शुरुआत होने के कारण अब इन मधुमक्खियों की देखरेख की भी समस्या बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें इन गर्मियों में मधुमक्खियों की देखरेख। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम सिंह उमराव जी, जो चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कानपुर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि मधुमक्खी पालन क्या है? नितिन जी, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां चूंकि समुदाय में रहती हैं, इसलिए एक कीट वर्ग की जंगली जीव है जिसको कि हम उसके प्रकृति और स्वभाव के अनुकूल किसी कृत्रिम गृह में जब पालते हैं तो और उसकी वृद्धि करते हैं तो और इसके बाद जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, मोम, शहद आदि, तो हम मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो ये बताइए कि इनका पालन कौन कौन कर सकता है? मधुमक्खी पालन को जो है किसी भी घर के जो है छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकता है जो शिक्षित है या कम जिसके पास खेती है या जिनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, वो मधुमक्खी पालन को आसानी से कर सकते हैं। ये भी जानना चाहूंगा कि मधुमक्खियों के पालन से हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ पहुंच सकता है? मधुमक्खी पालन से इसके बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे कि हम मोम प्राप्त करते हैं, शहद तो मिलता ही है। इसको उत्पादन के दृष्टि से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक ये कि मधुमक्खियां जो बाहर से लेके आती हैं वो उत्पाद होते हैं, और एक ये उत्पाद जो कि वो स्वयं अपना जो है उत्पन्न करती हैं। तो जो बाहर से लेके आती हैं उनमें से जो है शहद होता है मुख्य रूप से, जो कि फूलों के रस से जो है कलेक्ट करके नेक्टर जो है अपने मुंह में डालती हैं। इसके बाद में उसमें कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं और वो आके अपने छत्ते में एकत्र कर देती हैं, जिससे कि वो हमको शहद के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा जो है परागण का भी हम जो है इनके माध्यम से जो है उत्पाद इकट्ठा कर सकते हैं। ये भी जो है फूलों से लेके बाहर से आती हैं। और ये स्वयं जो प्राप्त उनके जो शरीर से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें से मुख्य रूप से जो है मोम होता है। मोम जो है इनके शरीर से उत्पन्न होता है, ये कहीं बाहर से नहीं लाती हैं। ये मोम अपने शरीर से उत्पन्न करती हैं, अपने छत्ते को बनाने के लिए वो अपना निकालती हैं। और दूसरा उत्पाद है जो रॉयल जेली, एक जो बहुत कीमती इनका जो है उत्पाद है, जो कि इनके शरीर जो अपने खाने के लिए ही यूज करते हैं, जिसका भी हम अपने दवाइयों के तौर पे यूज कर सकते हैं। रॉयल जेली बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है जो इनके माध्यम से हम जो है उत्पाद प्राप्त करते हैं। मतलब कहा जाए तो बहुत ही लाभदायक चीजें बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा एक और बहुत सब जो कीमती चीज इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो इनका डंक विष। विष का भी जो है हमारे जीवन में दवाइयों के रूप में बहुत सारी जो बीमारियों में काम आता है, जिसके माध्यम से जो है हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक और जो मुख्य रूप से जो इनसे फायदा मिलता है हमारा इनडायरेक्ट वे में, जो कि पॉलिनेशन का, हमारे फसलों में इनके माध्यम से जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उससे हमारी फसलों का पैदावार जो है बहुत अधिक जो है एक चौथाई जो है बढ़ जाती है। मतलब कहा जाए तो हमारे पर्यावरण में बहुत ही लाभदायक जो है मधुमक्खी पालन का है। ये भी जानना चाहूंगा कि मधुमक्खी पालन से क्या और भी कोई रोजगार बनता है? हाँ नितिन जी, इस मधुमक्खी पालन करने से इसके सहारे कुछ और ऐसे रोजगार हैं, जैसे बढ़ईगिरी। हम जैसे इनके जो है जो उनके ढांचे बनाए जाते हैं उनको हम बढ़ई को जो है इस रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। लोहारगिरी है, विपणन, शहद का विपणन जो क्रय विक्रय का जो है होता है, इसके माध्यम से इन रोजगारों का भी जो है
उसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाएं मधुमक्खियों में? हाँ, मुख्य रूप से 4 मुख्य प्रजातियां हैं। अच्छा, जिनसे कि हम शहद प्राप्त करते हैं। नंबर 1 जो है सारंग मक्खी जी, जो कि जिसको एपिस डार्साटा कहते हैं जी। ये मधुमक्खियों में सबसे बड़ी साइज की होती है। अपने छत्ते जो है बहुत बड़े बड़े जो है पेड़ों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ये अपने बनाते हैं। और दूसरी प्रजाति है एपिस फ्लोरिया जो छोटी मधुमक्खी कहलाती है, लिटिल बी के नाम से जानी जाती है। ये अपने छत्ते जो है छोटे छोटे झाड़ियों में छोटे छोटे से छत्ते बनाती है। इनसे शहद बहुत ही कम मिलता है हालांकि, लेकिन बहुत ही जो है बढ़िया शहद होता है जी। तो ये 2 प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों को हम पाल नहीं सकते क्योंकि ये अपने छत्ते बाहर खुले में बनाती हैं। खुले में बनाने की वजह से इनको जो है पालन नहीं कर सकते और ये एक तरह से वाइल्ड बीज कहलाती हैं या नॉन डोमेस्टिकेटेड, इनको पालन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी स्पीसीज आई है या प्रजाति आई है, इटालियन बी या यूरोपियन बी के नाम से जानी जाती है। ये मक्खी का जो है उत्पादन जो है बहुत बढ़िया है और एपिस मेलिफेरा के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रजाति हैं जिनसे कि हम शहद प्राप्त करते हैं। और कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं प्रबंधन के वक्त? प्रबंधन के वक्त जो है हम जैसे गर्मियों के टाइम में है तो उस समय चूंकि मधुस्राव बसंत की ऋतु के बाद में जो गर्मी सीजन आता है तो उस समय मक्खियां जो है उस समय काफी जो है शहद एकत्र या कलेक्ट करती उत्पादन करती हैं, जिसकी वजह से जो है मक्खियां काफी थक जाती हैं। तो जो प्रौढ़ मक्खी होती हैं वो जो है बाद में वो खत्म होने लगती हैं। और उस गर्मियों के टाइम में जो है बाहर जो है गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है उधर फूलों की उपलब्धता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मक्खियों को वंश जो है कमजोर होने लगता है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय जो है वंश जो है कमजोर ना होने पाए, वो उनका जो है ध्यान रखें। ब्रूड जो है जो जैसे कि एक लार्वा प्यूपा और एडल्ट बनते हैं तो जो प्यूपा होता है ब्रूड जिसको कहते हैं उनकी संख्या कम ना होने पाए, या ब्रूड पालने के जो टेंडेंसी मक्खियां जो जानने लगती हैं कि अब बाहर गर्मी है बहुत ज्यादा, हम बाहर से जो है संग्रह नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो जो है उनको ब्रूड पालने की वो जो है अपने बंद कर देती हैं जी। या अंडे सैनिक जैसे रानी मक्खी अंडे देती है तो वो अंडे सेना भी बंद कर देती हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी उनको खाना चाहिए, खाना बाहर से मिल नहीं पा रहा है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए अगर खाना नहीं है तो हमको उनको कृत्रिम भोजन की भी उपलब्धता करानी चाहिए। और ये कृत्रिम भोजन बनाने के लिए चीनी का घोल जो होता है उसको गर्मियों के टाइम में जो है 1 भाग चीनी और 2 या 3 भाग पानी मिला करके उसका एक सिरप बना लेते हैं और जो है फीडर होते हैं जो एक बोतल के द्वारा जो है उनको फीडिंग कराया जाता है। एक आयरन फीडर होता है जो ज्यादा मात्रा में उसमें रख करके कॉलोनी के अंदर ही उनको रखते हैं, जिसके माध्यम से मक्खियां उस सिरप को ले लेती हैं। दूसरी चीज एक और है, जैसे ये तो शहद हो गया, मतलब एक सिरप शहद की पूर्ति करता है। और तीसरा पालन के लिए भी हमको एक कृत्रिम पालन के रूप में जो है हम उनको बनाते हैं। डॉक्टर हम अनुमति लेना चाहेंगे, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।